हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूपीएससी वाला पे। मैं दीपक कुमार सिंह। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। केवल इतनी ही बात नहीं है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। लॉट ऑफ लाइक टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। बट बिफोर लाइक स्टार्टिंग दिस टॉपिक, ठीक है, दिस टॉपिक्स आई वांट टू क्लियर कि जो भी टॉपिक आप अभी तक पढ़ रहे हो ना, आप कोई भी बुक अब उठा के देख लो, क्योंकि मुझसे बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर कोई बुक बता दो इकोनॉमी की, कहाँ से करें। तो आप कोई भी बुक उठा के देख लो, तो बच्चों उन बुक से ज़्यादा आपको ना अच्छा और एक्सप्लेनेशन के साथ में फिर करंट ऐड के साथ में आपको लेक्चर मिलेंगे। आपको जैसे मालूम है इस टॉपिक में बहुत करंट अफेयर नहीं होता है, वो जब अभी इकोनॉमिक सर्वे बजट आएगा तो फिर डिस्कशन होगा तो ऐड हो जाएगा। लेकिन जो जो टॉपिक में करंट अफेयर होते हैं उनको करंट ऐड करके ही पढ़ाया जाएगा। और हमारा टारगेट है 28 मई को जब इकोनॉमी के क्वेश्चंस आए, जो भी 15 से 18 क्वेश्चंस आएंगे उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे होने चाहिए ऐसे कि जो हमसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो एक कोशिश है हमारी, ठीक है, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, वो इसी के लिए कर रहे हैं। तो चलिए देखेंगे बच्चों, आगे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो आज देखेंगे बच्चों इन सभी टॉपिक्स पे डिस्कशन होने हैं आप सभी के साथ। पहला है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर क्या। देखिए अब नए नए टॉपिक आपको मिल रहे हैं, ठीक है, बुक से अलग बिल्कुल मिलेंगे आपको। तो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर क्या, पर कैपिटा इनकम क्या है, जिसे आप हिंदी में प्रति व्यक्ति आय कहते हो। फिर एक ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल इनकम में बात करेंगे। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या पर्सनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, आखिर जीडीपी इतना हम मेजर करते हैं लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, तो वी विल डिस्कस ऑन द लिमिटेशंस फैक्टर आल्सो। ओके, तो चलेंगे बच्चों, देखेंगे सबसे पहले आपके सामने नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। क्लियर बच्चों, जो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर है ना, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा शब्द जुड़ा हुआ है, वेलफेयर। अब आप देखेंगे द मेजर प्रॉब्लम ऑफ जीएनपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर इज दैट इट मेजर द कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस। गुस्सा दिमाग में कि जीडीपी जीएनपी जो है वो केवल कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस की बात करता है, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसके बदले में कुछ प्राप्त हुआ हो। ठीक है, क्लियर है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स डिपेंड ऑन मेनी अदर नॉन ट्रांजेक्शनल एस्पेक्ट। और वहीं पे जो लोगों का वेलफेयर है वो नॉन ट्रांजेक्शनल एस्पेक्ट पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को पाउल सैमुअल्सन ने पॉपुलराइज किया था। अभी ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा, इट इज़ नॉट वाइडली एडॉप्टेड, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं एक बहुत अच्छा एग्जांपल, आपने देखा होगा दो शब्द होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, वो हमारे इंडिया में हम अभी से जानना शुरू कर रहे हैं, लोगों को बाद में पता चला है पिछले 10 सालों में। लेकिन यूपीएससी का स्टूडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में 1995 से पढ़ना शुरू कर दिया, बिकॉज जब ग्लोबलाइजेशन आया 1991 में, तो 1995 से एक कंसेप्ट आ गया। तो हम यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें बाकी लोगों से 4 कदम आगे रहना है। तो अभी ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, बट बी लाइक वी शुड नो, यू नो, वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट ऑल द फैक्ट, ऑल दी न्यू पॉइंट जो भी हमारे करंट में भी हैं, न्यू टॉपिक्स जो कि हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ वेलफेयर की बात हो रही है, लेकिन हम केवल जीएनपी में कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन लेते हैं, और बहुत से ऐसे वेलफेयर हैं जो इंडिविजुअल डिपेंड ऑन द नॉन ट्रांजैक्शनल। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जीएनपी में जब अब अगर हमें निकालना है न्यू इकोनॉमिक वेलफेयर, तो हम कैसे निकालेंगे। हम जीएनपी में हाउस वाइफ सर्विस, अब घरों में जो फीमेल हैं हाउस वाइफ्स हैं, लाइक घर में जो माताजी वर्क कर रही हैं, घर में जो हमारी सिस्टर्स वर्क करती हैं, घर में जो हाउस वाइफ्स हैं, अब जो इनकी जो इनकम है, मतलब इनका जो वर्क है, क्या वो फाइनेंस्ड है, क्या उनको किसी प्रकार की आय होती है? नहीं, लेकिन वो इंडिविजुअल वेलफेयर तो कर रहे हैं। तो एक तो इनकी इनकम नहीं जोड़ी जाती। वैल्यू ऑफ लेजर, हम जो अपने आराम की चीजों के लिए जो हम आराम करना शुरू कर देते हैं काम करने की जगह, उसमें भी तो हमें लॉस हो रहा है। मान लो कि भाई मैं 1 घंटे पढ़ाता हूं और मैं 1 घंटे पढ़ा के 100 रुपए कमा रहा हूं, ठीक है, और मैं दिन में 6 घंटे पढ़ा सकता हूं, 600 रुपए कमा सकता हूं, महीने में 20 दिन पढ़ा सकता हूं, ठीक है, तो 12,000 रुपए कमा सकता हूं। लेकिन मैं सोचा नहीं मैं डेली 3 घंटे कमाऊंगा, बाकी देर आराम करूंगा, तो उतना तो मुझे लॉस हुआ ना। ठीक है, तो मैं अगर डेली 300 रुपए कमाऊंगा तो सीधे मेरा 300 लॉस हुआ डेली का। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ लेजर है। जब हम अपने वेलफेयर के लिए, खासकर जब हम आराम को इन सब में जब
आराम करते हैं तो उस समय भी तो हमारी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं लॉस, उसको नहीं जोड़ता ये, क्योंकि वो भी वेलफेयर का ही तो पार्ट है। आप क्या करेंगे कि जब आप जीएनपी में हाउसवाइफ की सर्विस, वैल्यू ऑफ लेजर को जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, मतलब इकोनॉमी में जिस चीज से वेलफेयर नहीं हो रहा है, डिफेंस सेक्टर में हथियार बनाए गए, टैंकर्स बनाए गए, बंदूकें बनाई गई, आप उनको माइनस करोगे, और कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ में हमारी इन्वायरमेंट को लॉस हुआ है, आप इसको जब माइनस करोगे देन यू विल गेट न्यू इकोनॉमिक वेलफेयर, NEW। ठीक है, यस, तब आपको मिलता है NEW। तो छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, मैंने आपको बता दिया ताकि आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, हाँ, मैं नहीं चाहता कि चैप्टर में कुछ भी छोड़ना पड़े। चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब जो बच्चों पर कैपिटा इनकम है ना, प्रति व्यक्ति आय, दैट मेजर द एवरेज इनकम अर्न बाय पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफाइड ईयर। मतलब किसी एक निश्चित समय काल में, किसी एक निश्चित समय में, मतलब मान लो फाइनेंशियल ईयर है, उस समय अगर हम देखेंगे तो एक एवरेज इनकम अर्न बाय पर पर्सन जो है वही हमारी पर कैपिटा इनकम होती है। कैसे पता चलेगा? मान लो पर कैपिटा इनकम के लिए एक एग्जांपल ले लो कि एक प्लेट में, ठीक है, 50 आम रखे, ठीक है, और 10 लोग हैं। अब बताओ हर एक व्यक्ति को बराबर बराबर बांटा जाए, कितना जाएगा? 5-5 जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि भाई हर किसी को 5-5 जाएगा तो 50 आम 10 लोगों में बढ़ जाएंगे। तो इसी चीज को हम कहते हैं पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति। और जब हम इनकम की बात करते हैं तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम टोटल हमारी जो इनकम है उसमें डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से। तो हमारी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय हमारी पॉपुलेशन जो है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है हमारी, ठीक है, अगर हम इससे डिवाइड करते अपनी जनसंख्या से तो हमें क्या पता चलेगा? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। लेकिन प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी इंडिकेटर। भाई साहब यहां पे सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। इट इज नॉट द सेटिस्फैक्टरी इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट बिकॉज इट इंक्रीजेज इफ द ओवरऑल नेशनल इनकम इंक्रीज। मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी, क्योंकि अगर मान लो कि नेशनल इनकम को मैं 100 मान लू, पॉपुलेशन को 10 मान लू, तो पर पर्सन 10 रुपए आ गई। लेकिन अगर मान लो कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे लॉट ऑफ वेपन्स प्रोड्यूस किया, हथियार प्रोड्यूस किया वॉर के टाइम में। तो अगर हमारे यहाँ हथियार सरकार ने प्रोड्यूस किया तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेशनल इनकम में आएगा। पता चला कि 100 रुपए का हथियार प्रोड्यूस किया तो हमारी नेशनल इनकम कितनी आ जाएगी? 200। लेकिन बच्चों 200 जो हमारी नेशनल इनकम आई है ना, अब अगर आप यहां पे देखोगे तो आप इसको फिर 10 लोगों से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा? 20 रुपए। यार ये दिखा रहा है कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, 10 से 20 हो गई है। लेकिन क्या रियली, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो सेटिस्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। भाई साहब इससे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं आता है क्योंकि ये ट्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं बताता है। इट गिव्स यू ओनली द डेटा। क्लियर? हाँ, आगे देखेंगे। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द वेलफेयर डायमेंशन, पॉवर्टी, लिटरेसी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इन्वायरमेंट, इनकी बात नहीं करता है। दैट्स वाई इट रिफ्लेक्ट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, यस, ये केवल किसकी बात करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। ये है हमारी पर कैपिटा इनकम। मैंने आपको बता दी पर कैपिटा इनकम होती क्या है, डेफिनेशन। फिर मैंने आपको बता दिया हाउ टू कैलकुलेट। फिर मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम क्या है। मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल क्या है। और इसीलिए मैंने आपको बता दिया इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फैक्टर नहीं आते हैं क्योंकि केवल ग्रोथ की बात करता है। मजा आना चाहिए, ठीक है, बात तो यही है। पढ़ो, समझ में आना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ग्रॉस नेशनल इनकम। आज छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको एक साथ लास्ट में कंप्लीट करा देना है क्योंकि आपका कंसेप्ट डेवलप हो गया है। ठीक है, यस, तो हम उसमें ऐड ऑन करेंगे। और आज ये टॉपिक फिनिश हो रहा है। इसके ऊपर अगला सेशन जो होगा MCQ प्रैक्टिस, चैप्टर्स फिनिश। जैसे हमने चैप्टर फिनिश किया, पहला हमने MCQ किया, फिर दूसरा चैप्टर फिनिश किया, MCQ किया। और मैं आपका इंतजार करूंगा MCQ क्लास में, आपको सबके आंसर देने हैं।
ठीक है, चलो देखो, ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई बोला जाता है अकॉर्डिंग टू ओईसीडी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग ओईसीडी की बात करें, क्लियर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट जो है ओईसीडी, अगर आप इनकी बात करेंगे तो जीएनआई एज अ जीडीपी प्लस नेट रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड। अब क्वेश्चन आता है कि ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होती है। हमने एनएनपी पढ़ा, नेट नेशनल इनकम, जीएनपी पढ़ा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा, बट व्हाट इज जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है? कभी कभी अलग से आ जाता है, लगता है यार ये तो बिल्कुल अलग टॉपिक है, ये कैसे होगा? होगा, घबराने की बात नहीं है, वी विल कवर इट। कैसे होगा देखो, अब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे पता चल रहा है कि जीडीपी में जब हम अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में, ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पे आपको बता देता हूं, लिख के बता देता हूं, शायद थोड़ा सा आपको इशू होगा तो मैं लिख के यहां पे दे देता हूं, ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई इक्वल टू जीडीपी, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है। अब हमारे सकल घरेलू उत्पाद में हम जोड़ते हैं नेट रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, हाँ, प्लस नेट रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड, अब नेट रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड क्या है? हमारे फैक्टर इनकम क्या होती है बेटा? लैंड है तो व्हाट यू विल गेट? रेंट, ठीक है। लेबर है तो क्या मिलेगा? वेज, मजदूरी मिलेगी, ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे तो कैपिटल है तो क्या मिलेगा भाई? इंटरेस्ट, ठीक है। वहीं पे अगर मैं देखूंगा फिर तो लैंड, लेबर, कैपिटल, उसके बाद फिर देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फोर्थ वन, इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट, जो उद्यमी है, जो कारखाना लगाएगा उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब क्या ये चीजें अगर यही चीजें दीज फैक्टर इनकम, ठीक है, अर्न बाय इंडियंस इन फॉरेन, ठीक है, क्लियर है। बट कौन से इंडियंस? हु लिव्ड देयर, ठीक है, मैक्सिमम 12 मंथ, ठीक है, या बिलो द 12 मंथ, ओके। तो याद रखेंगे बिलो 12 मंथ, क्लियर है, या मोर देन मैक्सिमम अगर 12 महीने आप लेंगे तो। अब अगर 12 महीने से पहले जो लोग यहां पे रह रहे हैं उनकी सभी इनकम को हम यहां पे ऐड कर देंगे नेट रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड जीडीपी में, तो हमें क्या मिल जाएगा? जीएनआई। मतलब हमने उन लोगों को भी लिया है जो 12 महीने से कम के लिए फॉरेन में रह रहे हैं, वो इंडियंस हैं, किसी कार्य से गए थे, उन्होंने वहां पे फैक्टर इनकम को अर्न किया है, दे विल गेट द रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है, वॉट एवर दे गेन, क्लियर है। हाँ, अपने 12 महीने के उस रहने में विदेश में वो सभी इनकम को अपन जोड़ेंगे किसमें? जीडीपी में, देन व्हाट विल गेट? वी विल गेट द जीएनआई, ओके, ग्रॉस नेशनल इनकम। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ओके। तो ये आपका जीएनआई हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, आज सारे छोटे टॉपिक हैं, छोटे टॉपिक उनको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका पर्सनल इनकम, ठीक है। व्हाट इज द पर्सनल इनकम? तो अभी हम पर्सनल भी देखेंगे, डिस्पोजेबल भी देखेंगे, फिर नेशन का भी डिस्पोजेबल देखेंगे, ओके। तो देखेंगे बच्चों पर्सनल इनकम क्या होती है। अगर आपकी जो नेशनल इनकम है, क्लियर है, जो हमारी मान लीजिए नेशनल इनकम एनएनपी आ गई, क्लियर है, मार्केट प्राइस पे, यही तो है जी हाँ। कुछ बच्चों को डाउट हो रहा था एनएनपी एट मार्केट प्राइस, तो हम लोग यूनाइटेड नेशन का जो अकाउंट है, क्लियर है, अकाउंट सेटलमेंट एक्ट 2008, ठीक है, सॉरी, अकाउंट सेटलमेंट सर्विस 2008, उसके बेसिस पे हमने 2015 में चेंज कर लिया। हमारी सरकार पहले यूपीए थी, एनडीए आई 2014 में, 14 के बाद 15 में हमने पूरा अपना सिस्टम ही चेंज कर लिया। उससे पहले एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट था, अब हम एनएनपी एट मार्केट कांस्टेंट प्राइस पे लेते हैं, कांस्टेंट मार्केट प्राइस, क्लियर है। 2008 यूनाइटेड नेशन, ठीक है, क्लियर है, अकाउंट सेटलमेंट, क्लियर है, हाँ, हम इसको फॉलो करते हैं 2008 को, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर बुक में आपको लग रहा है
तो बुक को भाई साहब अपडेट कर लो, बुक में अपडेट नहीं है। ओके, हाँ चलो आगे देखेंगे। हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें से माइनस करेंगे क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये कौन सा प्रॉफिट है, लेट मी एक्सप्लेन। हमारे फैक्टर इनकम क्या है बेटा, रेंट, ठीक है, वेज, क्लियर है, कैपिटल इंटरेस्ट सॉरी, ओके, प्रॉफिट। अब जो हमारा ये रेंट है, वेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, दीज आर द फैक्टर इनकम्स। अब बच्चों अगर मैं इन्हीं फैक्टर इनकम्स की बात करूं, क्लियर है, तो ये सभी कंपनियां अर्न करती हैं। अब इसमें जो उद्यमी है, इंटरप्रेन्योर है, उसने अपने कुछ प्रॉफिट का पार्ट ना तो बैंक में रखा, ना तो उसने एक्सपेंस किया, ना तो उसने खर्च किया, उसने वो पैसा अपने पास रखा है जिसको उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। अगर बैंक में जाता तो किसी की इन्वेस्टमेंट बन जाता, अगर एक्सपेंस करता तो कंजम्पशन हो जाता, लेकिन उसने खर्च नहीं किया, अपने पास रखा है, तो उस पैसे को हम नेशनल इनकम से माइनस करते हैं, जिसे हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और फिर माइनस करते हैं नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड। जो हमारा हाउस होल्ड है, जो इंडियन हाउस होल्ड है, हमारे हाउस होल्ड की डेफिनेशन 5 पर्सन पर फैमिली, ठीक है, काउंट एज अ सिंगल हाउस होल्ड। तो हमारे यहाँ जो हाउस होल्ड है उसके द्वारा डिफरेंट काइंड ऑफ, लाइक आप देखेंगे कि लोन लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कार लोन लिया, तो कार लोन तो लिया, तो कंजम्पशन कितने का किया, 10 लाख रुपए की कार ली, 10 लाख रुपए कंज्यूम किया। आप तो बोलोगे सर ये तो कंजम्पशन में जाएगा, यस यू आर राइट, बट उसके ऊपर 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे किया, क्योंकि कार को लिया था बैंक से लोन पे, उसमें 2 लाख रुपए उसके इंटरेस्ट लगे, तो 2 लाख रुपए जो इंटरेस्ट पेमेंट वो क्या उसके कंजम्पशन का पार्ट होगा, नहीं, उसने पे किया है क्योंकि उसने लोन लिया था। तो ऐसे इंटरेस्ट पेमेंट बाय द हाउस होल्ड को भी हम माइनस करेंगे। फिर हमारे यहां जो फर्म कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, उसको भी माइनस करेंगे। और ये 3 चीजें माइनस होंगी, रट लेना बच्चों, ठीक है, हाँ, यूएनसी, क्लियर है, यूएनसी मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय द हाउस होल्ड और कॉर्पोरेट टैक्स, क्लियर। और ये तीनों चीजें जब माइनस हो जाएंगी तो आपकी नेशनल इनकम से माइनस होने के बाद जो डेटा आएगा, अब उसमें हम एक चीज प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऊपर ताकि आपको क्लियर विजिबल हो, नेट इंटरेस्ट पेमेंट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट, क्लियर। यहां पे देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, क्लियर, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, यहां पे कॉर्पोरेट टैक्स है। और लास्ट यहां पे क्या है, ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म। सरकार ने पेंशन दी तो खर्चा तो करोगे ना, जी हाँ, वो उसकी प्रोडक्शन में नहीं है लेकिन आप तो खर्च करोगे ना, जी हाँ। सरकार ने पेंशन दी, स्कॉलरशिप दी, तो ऐसी जो भी इनकम आपको मिलेंगी, ठीक है, गवर्नमेंट से ट्रांसफर पेमेंट, जिसके बदले आपने मेहनत नहीं की है भाई साहब, पैसे मिल गए हैं, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता मिल गया है। कौन सा बेरोजगारी में मेहनत किया कि भाई पैसा मिलेगा, नहीं ना, सरकार ने दे दिया ना, खुश रहो, वो ट्रांसफर पेमेंट है, क्लियर है। पेंशन हो गया, ठीक है, स्कॉलरशिप होगी, इन सभी को आप प्लस करोगे, ट्रांसफर पेमेंट को प्लस करोगे, क्लियर है। मान लीजिए कोई फर्म है, आप अच्छे इंप्लॉय हो, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कुछ दे दिया बिना काम के, बोला भाई ले जाइए 1 लाख रुपए, भाई आप बहुत खुश नसीब है, बहुत नाम है आपका, तो 1 लाख रुपए हम खर्च तो करेंगे ना, कि रखेंगे, कहेंगे नहीं नहीं खर्च करेंगे, करेंगे ना, जी हाँ। तो वो हमारा कंजम्पशन बढ़ाएगा, लेकिन वो हमारी जीडीपी में पार्ट में नहीं होता है, तो उसे हम किस में शामिल करेंगे, पर्सनल इनकम के पार्ट में शामिल करेंगे। तो देखो नेशनल इनकम में जो चीज नहीं थी ट्रांसफर पेमेंट, उसको ऐड कर लिया, और जो चीजें हमने पे किया था लेकिन उसका हमने लाभ नहीं उठाया, कंजम्पशन नहीं किया, जैसे फर्म के द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट, और फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्लियर है, जिस प्रॉफिट को शेयर नहीं हुआ था, ये सभी चीजें हमारे यहां किसमें आ जाएंगी, नेशनल इनकम में आ जाएंगी, और सॉरी पर्सनल इनकम में आ जाएंगी, क्लियर है। व्यक्तिगत आय, मामला यहां पे हो गया समाप्त। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब बच्चों डिस्पोजेबल इनकम मतलब होता है कि वो इनकम जो भाई साहब हम खर्च करेंगे, समझ रहे हो, जो हम खर्च करने वाले भाई साहब अब इंजॉय करेंगे, वो पैसा जो हमारे पास बचा है खर्च करने को,
तो मान लो आपने पर्सनल इनकम निकाल ली, वो आ गया, ठीक है। अभी भी यहां पे अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं फिर लिख दे रहा हूं, आपने क्या निकाल लिया, पर्सनल इनकम। अब आपने पर्सनल इनकम तो निकाल ली, अब आप पर्सनल इनकम में माइनस करोगे पर्सनल टैक्स पेमेंट, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स आप पे करते हो ना बेटा, जी हाँ, पर्सनल टैक्स पेमेंट, वहां पे हमने इनडायरेक्ट किया था। पर्सनल टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, ठीक है, हाँ इनकम टैक्स, क्लियर। ये माइनस करेंगे, ठीक है, ये माइनस होगा, और माइनस नॉन पेमेंट, ठीक है, नॉन टैक्स पेमेंट। नॉन टैक्स पेमेंट मतलब ऐसा पेमेंट जो टैक्स का पार्ट नहीं है, क्लियर बच्चों। नॉन टैक्स पेमेंट मतलब वो ऐसा पेमेंट है जो टैक्स का पार्ट नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी हाँ, जो टैक्स का पार्ट नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, नॉन टैक्स पेमेंट में। जैसे आपका चालान कट गया, घूम रहे थे किसी के साथ स्कूटी पे बिना हेलमेट के, सरकार ने बोला भाई साहब बहुत हवे ले लिए, आओ अब कुछ सेवा भी करो। आपको चालान कट गया 2000 का, मुंह उतर गया, लेकिन वो पैसा कहाँ चला गया, सरकार के पास। क्या आपने वो भोग किया, क्या नहीं किया ना, ऐसे फाइन लगा कुछ। तो ऐसे नॉन टैक्स पेमेंट जो गवर्नमेंट के पास आपका जा रहा है, नॉन टैक्स पेमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास आपका जा रहा है, जो आपने पे किया उसके बदले आपको कुछ सर्विस मिली ही नहीं। अब मान लो कि मेरी जो पर्सनल इनकम है, ठीक है, वो 10,000 है, इसमें से मैंने 200 रुपये टैक्स दे दिया, 200 कम लग रहा है ना, 2000 दे देता हूँ। क्या करूँ भाई, सीए की तैयारी की है हमने, फाइनल का बस एग्जाम नहीं दिया है, तो टैक्स बचाने वाली आदत लगी रहती है, ठीक है। तो 2000 हमने टैक्स दे दिया, और फाइन दे दिया 500, क्योंकि मैं कानून तोड़ता नहीं हूँ, तो आपको समझाने के लिए 500 बोल रहा हूँ। 2500 रुपये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अरे ये प्लस क्यों है, 250, ये माइनस होगा, ठीक है, हाँ एक सेकेंड, -500, क्लियर। तो अगर आप 10,000 में से 2500 माइनस करोगे, 7,500 रुपए जो हुए, ये मेरी पर्सनल इनकम है भाई साहब, मतलब दिल खोल के खर्च करूंगा, ठीक है, दिल खोल के खर्च करूंगा। अब भाई ये मेरे केवल खर्चे के लिए है, क्लियर है, जी हाँ। तो इसे हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोज करने के लिए जो है, क्लियर, समझ में आया, घुसना चाहिए, क्लियर। ये हो गया एक पॉइंट, और अगला देखेंगे, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है। ये तो हमारी तो हमने देख ली कि हम कौन सा खर्च कर सकते हैं, लेकिन सरकार के पास में टोटल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब सरकार की वो टोटल इनकम जो सरकार खर्च कर सकती है। देखिए यहां पे फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं फिर लिख रहा हूं, आज की पीपीटी कुछ ऐसी बन गई है, और यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा है ज्यादा तो दिख नहीं रही होगी, तो मैं आपको बता रहा हूं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, क्लियर, जी हाँ। अब जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है उसमें अगर आप निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को एनडीआई कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं निकालूंगा तो मुझे एनएनपी में, नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशनल इनकम में क्या जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा अदर करेंट ट्रांजेक्शन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अदर करेंट ट्रांजेक्शन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। विश्व के अलग अलग देशों से जो भी हमारा पेमेंट आया है वो सब हम यहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिसमें आ जाएगा आपका रेमिटेंस, ठीक है, रेमिटेंसेस। दूसरा आ जाएगा गिफ्ट, मान लो कि आपको कोई पैसा मिल गया, सरकार के पास में ऐसा पैसा आया जो विदेश से आया है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा है, पैसा आ गया, क्लियर है, लेकिन सरकार खर्च तो करेगी, ऐसा तो नहीं होगा बोले यार यार हमारे बिना किया आ गया तो हम खर्च नहीं करेंगे, करेगी ना। तो हमारे देश की नेशन की डिस्पोजेबल इनकम में हम अपने एनएनपी में उन चीजों को ऐड करेंगे जो जीडीपी काउंट में नहीं करते थे, मतलब ट्रांसफर पेमेंट, फॉर एग्जांपल रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन, ये सब, क्लियर, क्योंकि सरकार खर्च तो करेगी, जी हाँ। और जब खर्च करेगी, मान लो भूकंप आया, विदेशों से डोनेशन मिला, तो जीडीपी में नहीं जोड़ेगा, नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर से पैसा आया तो आया, लेकिन वो नहीं जुड़ेगा, लेकिन यहां पे आप इसको ऐड करोगे, क्लियर। तो ये हो गया हमारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम गिव्स एन आइडिया व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज इट्स डिस्पोजल, क्लियर है, कितना सरकार के पास पैसा है जो अपने
गुड्स और सर्विस के लिए कितना खर्च कर सकती है, कितना खर्च किया, कितना एक्सपेंस करती है गवर्नमेंट, जो कि हमेशा उसकी नेशनल इनकम से थोड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें वो पेमेंट होते हैं जो पेमेंट उसने ट्रांसफर अमाउंट से कमाए हैं, लेकिन जीडीपी में और जीएनपी में काउंट नहीं हुआ था। क्लियर है? जी हाँ। आगे देखेंगे लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। हमारी जीडीपी की लिमिटेशन क्या है? तो बच्चों यहां पे देखेंगे हमारी जीडीपी की लिमिटेशन क्या है। सबसे पहला, इंपैक्ट ऑन इन्वायरमेंट में बी हार्मफुल डिस्पाइट इंक्रीज ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब आप देखो हमारे यहाँ पे जीडीपी बढ़ती है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को लॉस भी तो होता है, हमारा इन्वायरमेंट में लॉस भी होता है। मुझे लग रहा है ऊपर के पॉइंट दिख रहे हैं, नीचे वाले में लिख दूंगा। ठीक है, ओनली गिव एवरेज फिगर एंड हाइड स्ट्रेटिफिकेशन। बच्चों ये एवरेज फिगर देता है आपको, क्लियर है? एवरेज फिगर देगा, स्ट्रेटिफिकेशन को हाइड कर रहा है। क्लियर? स्ट्रेटिफिकेशन को हाइड कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप, कंडीशन ऑफ पुअर नॉट इंडिकेटेड, और गरीबों की कंडीशन यहां पे इंडिकेटेड नहीं है, गरीबी नहीं शो करता, गरीबों को नहीं, डेवलपमेंट की बात नहीं करता, केवल प्रोडक्शन की बात करता है, इसीलिए वेलफेयर का बहुत अच्छा कहते हैं इंडिकेटर नहीं है जीडीपी। आगे देखेंगे जेंडर डिस्पैरिटी नॉट रिवील्ड। अब जीडीपी से प्रोडक्शन पता चलता, लेकिन ये पता चला क्या कि हमारे यहाँ मेन कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा, फीमेल नहीं ना, मेल फीमेल का कोई आपको नहीं पता चलता ना, इसीलिए बोला जाता है कि जेंडर डिस्पैरिटी इज नॉट रिवील्ड। पता ही नहीं चलता कि मेल और फीमेल में क्या कितना डिफरेंस है, डिस्पैरिटी कितनी है, असमानता कितनी है, पता ही नहीं चलता है। उसके बाद आगे देखेंगे, डज नॉट मैटर हाउ वेल्थ इंक्रीज, और मैटर ही नहीं करता कि कैसे वेल्थ इंक्रीज हो रही है, चाहे वॉर से हो चाहे डिमांड से हो। वॉर भी होगा तो भी जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है, आप कॉपी में लिख सकते हो कि डज नॉट मैटर हाउ वेल्थ इंक्रीज बाय वॉर और बाय डिमांड, डज नॉट मेजर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, डज नॉट मेजर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। ये हमारे ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी को मेजर नहीं करता है। क्लियर है बच्चों? तो आज हमारा ये जो टॉपिक रहा है ये यहीं पे फिनिश हो रहा है। आज हमने जीडीपी की लिमिटेशन, मेजरमेंट, जीडीपी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अगर कुछ करंट का आता है तो मैं आपको चलती क्लास में, आगे की क्लास में पिछले चैप्टर के करंट ऐड कराऊंगा, और फोकस करना कि जहां टॉपिक हो वहीं करंट ऐड करना। तो इस टॉपिक के नोट्स बना के 2 पेज छोड़ दो, 1 पेज छोड़ दो इसके करंट के लिए। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। अब मिलूंगा मैं आपसे फिर अगली क्लास में, जो कि होगा एमसीक्यू सेशन। इस पूरे टॉपिक के एमसीक्यू में कराऊंगा। ठीक है, जी हाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।